दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी सिविल सर्विस के लिए और स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं वनडे के, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, मतलब जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, सीडीएस वगैरह हैं, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसके हम जो नया एडिशन जो है, इस नए एडिशन के हर चैप्टर को हम चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सभी को हम कवर करते हैं। तो अब पार्ट बनता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसको भी हमने कवर किया था। इसको 3 वीडियो में हमने कवर किया है, एक में कंपनी रूल और क्राउन रूल, और एक तीसरा जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने उसमें कवर किए थे। सेकंड चैप्टर जो है वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हर जो सब टॉपिक्स हैं उनको हमने सेपरेटली और डिटेल में जो है वो कवर किया, और उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जिससे डायरेक्ट जो क्वेश्चन में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हमने कवर किया है। तीसरा चैप्टर जो था साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आज हम कवर करेंगे। तो 3 चैप्टर को जिनको हमने वीडियोस में कवर किया है उनको अगर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके भी जो कीवर्ड्स हैं हम उनको समझेंगे और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रीएम्बल को कैसे जोड़ा गया था, कहाँ से इसको लिया गया है, इन सभी इसके सब टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो इसको 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। आज कुछ इनके कीवर्ड्स को आज करेंगे आज की वीडियो में, और जो बकाया नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस सबसे पहले हमें देखना है कि जो प्रीएम्बल है वो किस देश के संविधान में सबसे पहले इसको जोड़ा गया था, और हमारे इंडिया में इसको जोड़ा गया था तो किससे हमने जो है ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है। तो उन सभी के बारे में हम इसमें समझेंगे। तो प्रीएम्बल को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि यदि कोई भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप तो ईजिली उसको कवर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर जैसे ही देखें तो जो सबसे पहला संविधान था, वर्ल्ड का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो था अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका के संविधान जो वर्ल्ड का एक पहला संविधान था जिसमें पहली बार प्रीएम्बल को जोड़ा गया था। और जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या है कि जो है अमेरिका के संविधान से ही इस चीज़ को कॉपी किया है। तो इंडिया में ये प्रीएम्बल जो संविधान में जो मिलाई गई थी, इसको भी हमने कहाँ से कॉपी किया है कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब बात आती है कि प्रीएम्बल आखिरकार है तो है क्या, ये किस चीज़ को डिफाइन करती है। तो प्रीएम्बल, इसमें द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है कि प्रीएम्बल हमें बताती है, प्रीफेस बताती है क्या, ये हमारे जो संविधान है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंट्रोडक्शन और प्रीफेस, एक मतलब क्या है कि एक परिचय बताती है। मतलब पूरे संविधान में किन किन बातों को ध्यान में रखकर या किस कंट्रीज़ के से दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो कॉन्सेप्ट लिए हैं, तो हमारा जो संविधान जो बनाया गया है उसमें किन किन बातों को रख के बनाया गया है, उन सभी को शॉर्ट में क्या है, समरी जो है वो हमारी प्रीएम्बल में बताया गया है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है, क्या है कि हमारा परिचय है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कंटेन्स दी समरी, ये हमारी समरी और दी इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स हुए हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने अपने शब्दों में इस प्रीएम्बल को एक अलग अलग नाम दिया है। तो जैसे N.A. पालखीवाला है, उन्होंने कहा है कि द एमिनेंट ज्यूरिस्ट, इन्होंने पढ़ के इन्होंने कहा प्रीएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो N.A. पालखीवाला जो हैं उन्होंने हमारी जो प्रीएम्बल है उसको कहा है कि हमारे संविधान की क्या है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक परिचय पत्र है जो कि हमारे संविधान की एक पहचान बताती है। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब जैसा कि हमने पीछे के जो चैप्टर्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो उनमें देखा था कि हमारा जो प्रीएम्बल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसको किस हिसाब से किया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो मूव किया था नेहरू जी ने, वो कब किया था, मूव किया था 13 दिसंबर 1946 में इसको मूव किया था। और इसको पास कब किया गया था, इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1950 में इसको पास किया गया था। अच्छा, इसके पीछे क्या रीज़न था कि ये 1946 में इसको मूव करके इतना मतलब लाया गया था, उसके बाद जनवरी 1950 में पास किया गया था। तो इसका जो रीज़न था वो हमने पहली वीडियो में कवर किया है, उसमें आप एक बार देख सकते हो। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था, और इसको ही बाद में हमारी जो संविधान सभा थी उसने अडॉप्ट किया था, क्या, कि प्रीएम्बल की फॉर्म में। तो इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसमें क्या है कि संशोधन
किया गया और संशोधन कब किया गया था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें संशोधन किया गया और 3 नए शब्द इसमें जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था क्योंकि अब तक हमारी ये प्रीएम्बल है केवल एक ही बार इसमें संशोधन किया गया था और वो भी 1976 में, जिसके अनुसार 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन सभी वर्ड्स को हम क्या है कि उसमें कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब एक बार पूरी प्रीएम्बल को हम पढ़ते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म्स फॉर रीड्स। द प्रीएम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म फॉर रीड्स। तो हम इसको पढ़ते हैं एक बार। अच्छा, प्रीएम्बल जो है वो सभी को याद होनी चाहिए, याद नहीं तो कम से कम एक प्रीएम्बल के बारे में पता होनी चाहिए कि उसमें आखिरकार है तो है क्या, कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उसमें उनको जोड़ा गया है या कौन कौन से उसमें इंक्लूडेड हैं। तो एक बार ये सभी जो है प्रीएम्बल सभी को पता होना चाहिए। तो पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब जस्टिस को डिफाइन किया गया है क्या? 3 बेसिस पे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो प्रीएम्बल है वो जस्टिस कितने टाइप्स का टाइप्स के बारे में बात करती है। तो हमारा जस्टिस जो है वो 3 तरीके के दिए गए हैं प्रीएम्बल में। ऐसे लिबर्टी किसकी है? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। तो 5 जो है वो 5 टाइप की लिबर्टीज़ के बारे में बात करती है और 3 टाइप्स के जस्टिस के बारे में हमारी प्रीएम्बल बात करती है। एंड इक्वालिटी किसकी है? स्टेटस की एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, कि क्या है कि हमें सभी को समान स्टेटस होगा, इक्वालिटी होगी, सभी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution। अब यहाँ 3 वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स होते हैं। एक तो कौन सा है? अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव। ये तीनों ही क्या होता है कि हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। या क्वेश्चन आता है कि कब इसको इनेक्ट किया गया था, पारित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। या गिव, ये तीनों वर्ड जो है वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और यहीं कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जब हमारा एनफोर्स हुआ था, लागू कब हुआ था ये आपको बताना है कब हुआ था। और जबकि एडॉप्ट हमने कब करा है? 26 नवंबर 1949 में। अब इसके हर एक जो टर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो प्रीएम्बल जो हमारी है वो हमारे 4 कंपोनेंट्स के बारे में बताती है। 4 क्या है कि सोर्सेज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा जो संविधान है उसमें जो पावर का सोर्स है वो क्या है। द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, कि हमारा प्रीएम्बल में क्लियरली बताया गया है कि हमारा जो संविधान है, संविधान का जो पावर का सोर्स है ना वो किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है बल्कि किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया जो है उसके पावर के सोर्स हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट्स, जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनका कैसा नेचर रहेगा। तो इंडिया के स्टेट्स क्या है कि इंडिया डिक्लेयर करती है टू बी अ सोवरिजन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा संविधान उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है किसके बारे में बताया कि यहाँ सभी को जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी, लिबर्टी होगी। अब लिबर्टीज़ के बारे में अभी हमने देखा कि इसकी थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ, फेथ की, जो आर्टिकल 90 में बताया गया है। इक्वालिटी होगी, समानताएं, एंड फ्रेटर्निटी एज दी ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट है डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज दी डेट्स। तो 4 हमारे जिसके कंपोनेंट्स है वो बताते हैं कि एक तो हमारा संविधान की जो पावर का सोर्स है वो क्या है कि भारत के लोग। दूसरा हमारे जो इंडिया के राज्य हैं, इंडिया के स्टेट्स हैं, उनका नेचर कैसा होगा कि वो एक अपने आप में सोवरिजन होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, वो बिना किसी दबाव के अपनी जो पॉलिसीज़ हैं अपने डिसीजन ले सकेंगे। सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर, किसी भी स्टेट का कोई अपना पार्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, वो सभी जो रिलीजन्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी होगी। नेक्स्ट क्या है कि हमारे यहाँ जस्टिस होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी होगी और सभी में क्या है कि भाईचारा बना रहेगा, फ्रेटर्निटी। तो ये 4 इंग्रेडिएंट जो है कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अब इसके जो भी जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं
उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हम समझेंगे। सोवरिजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो फर्स्ट है सोवरिजन। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but a independent state। कि इंडिया जो है ना ही तो किसी भी दूसरे एक नेशन का डोमिनियन है, उसका एक पार्ट है, और ना ही इंडिया जो है किसी पे डिपेंडेंट है। इंडिया बल्कि कैसा एक इंडिपेंडेंट स्टेट है कि जैसे हम देखें कि इंडिया जब से हम आज़ाद हुए थे, जब से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, जब से इससे लेकर हम क्या थे कि हम एक ब्रिटिश की कॉलोनी थे। ये एक्ट जब पास हुआ था तब ब्रिटिश की हम क्या थे, कॉलोनी थे। और उसके बाद में हम 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक इंडिया जो है वो कॉमनवेल्थ जो नेशंस है उसका एक पार्ट रहा था। तो उसका ब्रिटिश का क्या है कि डोमेन रहा था। और जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया था उसके बाद से हम क्या है कि बिल्कुल सोवरेन हो गए थे कि हम बिल्कुल फ्री हैं बिना किसी बाहरी कंट्रीज़ के, मतलब अगर किसी बाहरी ग्रुप है उसके दबाव के, हम जो चाहें वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, जिसके साथ चाहें, जिस देश के साथ चाहें अपने समझौते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल क्या है कि एक सोवरिजन है। देयर इज़ नो अथॉरिटी एवब, हमारे ऊपर क्या कोई भी अथॉरिटी नहीं है, बिल्कुल फ्री है टू कंडक्ट फॉर्म अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स हैं उनको हम अपनी तरह से डील कर सकते हैं बिना किसी दबाव के। Though in 1949 the India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. अब ये बताया जा रहा है कि हम इंडिया जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था और हम 1949 तक क्या है कि हम कॉमनवेल्थ जो नेशन थे उनका एक मेंबर्स थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमनवेल्थ नेशंस का क्या है कि ब्रिटिश की जितनी भी कॉलोनीज थी उनका एक ग्रुप बनाया गया था। तो इसमें जो मेन हेड था वो इनको डील करता था कौन, ब्रिटेन। तो हम कॉमनवेल्थ नेशंस के एक मेंबर थे, लेकिन हम क्या है कि ब्रिटेन के एक अधीन नहीं थे। कि ऐसा नहीं कि अगर हम इसके नेशंस इस ग्रुप के अगर पार्ट हैं, अगर हम इसके हिस्सा हैं तो हम अपनी जो पॉलिसीज़ वगैरह जो भी फॉर्मुलेट करेंगे वो ब्रिटेन के अकॉर्डिंग करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारी जो सोवरेनिटी है वो कहीं भी अफेक्ट नहीं होती है। फर्दर इंडियाज़ मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ऑल्सो इन नो वेयर कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन आवर सोवरेनिटी। तो फिर से बताता है कि जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं या इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे यूएनओ है, WTO है, तो इनके अगर मेंबर बनने से ये मतलब नहीं है कि हमारी जो सोवरेनिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नहीं, हमारी सोवरेनिटी बनी रहेगी। हम जब चाहें तब इन मेंबर्स से जुड़ सकते हैं और जब चाहें तब इनसे अलग हो सकते हैं। Being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state। तो ये होता है कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। इंडिया जब चाहे किसी दूसरे टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है और जब चाहे तो अपना जो पार्ट है वो दूसरी टेरिटरी को दे सकती है, क्योंकि हम क्या है कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से बिल्कुल ही फ्री हैं बिना किसी दूसरे जो देश हैं उन पर दबाव के। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड, कि हमने देखा था कि 3 टर्म जो थी वो जोड़ी गई थी। जो 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, उनमें 3 सब जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, एक सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो उनमें से जो पहली टर्म है सोशलिस्ट, इसको हम समझेंगे सोशलिस्ट। इसको जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट है उसकी अगर फॉर्म्स देखें तो क्या है कि ये DPSP के फॉर्म में है कि एक स्टेट्स पे कुछ ड्यूटी दी गई है कि आप क्या है कि सभी जो आपकी पॉपुलेशन है, सभी वर्ग जो हैं उनको ध्यान में रखकर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करोगे। तो इंडिया का जो सोशलिस्ट है वो ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसको प्रमोट करे, बल्कि सभी जो ग्रुप हैं उनको प्रमोट करेगा। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वाज हिटरटू implicit in the constitution has now been made explicit. Moreover, the Congress party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its अवधि session as in early 1955। वो इसमें अभी मैंने बताया गया है। तो इंडियाज़ का जो ब्रांड है सोशलिज्म का क्या है कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को क्या है कि हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं।
यहाँ क्या है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, और पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनको क्या है कि एबॉलिश ख़त्म कर दिया जाता है। सब कुछ जो संसाधन जो है वो सरकार के हाथ में चला जाता है, कि सरकार जो होती है वो टोटल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, ये होता है कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। जबकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कैसा होता है, उसमें होल्ड फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाई साइड। कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि वहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर जो है वो एक साथ रहते हैं। ये कुछ जो मेजर पार्ट है, जैसे अगर हम आज में देखें तो बैंकिंग सेक्टर है। अब तो बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे है, बैंकिंग है, तो इन सभी में क्या है कि गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में है, जबकि कुछ प्राइवेट सेक्टर भी साथ साथ उसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही जो है वो एक साथ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है क्या कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि क्या है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि गरीबी को ख़त्म करना। जो इग्नोरेंस है मतलब क्या है कि कभी कभी जो एक स्मॉल ग्रुप होता है वो पूरी तरीके से इग्नोर हो जाता है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ऐसा नहीं है, उसको भी बिल्कुल ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है इंडिया सोशलिज्म इज़ अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। तो इंडिया का सोशलिज्म दो चीज़ों पर आधारित है, कि गांधी जी के विचारों पर भी, और जो कार्ल मार्क्स की जो भी आइडियोलॉजी है उस पर भी बेस है। लेकिन ज़्यादातर जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, गांधी जी के सोशलिज्म की तरफ। जैसे गांधी जी कहते थे कि क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया जाए, जो स्लॉटर है काव मतलब गाय का जो कटाव वगैरह होता है उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह होती हैं उन पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए, ग्राम पंचायत हो। तो ये गांधी जी की जो सोशलिज्म की तरफ को हमने अपनी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उनमें इन सभी चीज़ों को जोड़ा है। और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल है जैसे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1991 में, इसमें एलपीजी के नाम से, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये भी क्या है, हमारी ये रिफॉर्म है, ये बताती है कि हमारा जो एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में। नेक्स्ट टर्म है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। कि इंडिया की जो स्टेट है उनका कोई भी एक पर्टिकुलर जो रिलीजन नहीं है, जैसे कि अदर कंट्रीज़ के होते हैं। जैसे अगर पड़ोसी देश है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इनकी पर्टिकुलर रिलीजन है, स्टेट का रिलीजन है, लेकिन इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पर जितने भी सब रिलीजन है वो सब बराबर हैं। इस टर्म को जोड़ा गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्या कि 1974 में ऑल्दो द वर्ड सेकुलर स्टेट्स वर नॉट explicitly mentioned in the constitution, here can no doubt that the constitution makers wants to establish such a states according to the article 25 to 28 guaranteeing the fundamental rights to freedom of religion have been included in the constitution। तो कितनी बात की कि अब इस चीज़ को साबित कौन करता है कि इंडिया के स्टेट्स का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 25 से 28, जिसमें वेरियस जो रिलीजन्स के बारे में बात करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि वो बताते हैं कि हर जो धर्म है, हर रिलीजन को एक राइट्स दिया गया है। और ये राइट्स कैसा है कि वो बिल्कुल अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें चाहे वो अपना बिलीव कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल फ्री हैं। जो स्टेट है वो अपना इंटरफेयर रिलीजन के मैटर में नहीं करता है। और अगर इंडिया के स्टेट्स हैं अगर वो प्रमोट कर भी रहे हैं तो सभी स्टेट्स जो सभी रिलीजन्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किए। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, दैट इज़ all religion in our country irrespective of their stand have the same status and support from the states। कि सभी स्टेट रिलीजन चाहे किसी की पॉपुलेशन कम हो चाहे किसी की ज़्यादा हो, अगर स्टेट उसको प्रमोट करेगा तो सभी को सपोर्ट करेगा बिना किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट किए। तो इंडिया जो रिलीजन के टर्म में देखें तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं ना वो क्या है, बिल्कुल एक तरीके के न्यूट्रल रहते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डिमोस और एक मतलब क्रेटिक। तो डिमोस का मतलब क्या होता है कि पीपल, और क्रेटिक का मतलब होता है रूल, कि जहाँ पीपल्स का रूल हो, मतलब जहाँ जनता का शासन हो, जिसे कहते हैं पीपल्स रूल।
पीपल्स रूल, सॉरी यहाँ लिखते हैं पीपल्स रूल। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरिजिनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ अ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ये मतलब क्या है कि जो पावर, सुप्रीम पावर किन के हाथ में है? पीपल्स के हाथ में। इंडिया की जनता है, वो ही सब कुछ तय करेगी कि क्या हमारे देश के लिए अच्छा होगा। डेमोक्रेसी जितनी भी होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है। अब ये जो दो टाइप्स की जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है? एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड, कि जहाँ पर जो सभी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? उनके लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अगर अगर एक लॉ भी, अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको रिजोल्यूशन जो पेश किया था उस पर भी वोटिंग होती है और वहाँ की जो जनता होती है वो डिसाइड करती है कि क्या इसको पास किया जाए या नहीं। जैसा कि स्विट्ज़रलैंड जो है इसका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स की बात करें तो इनको चार टूल्स होते हैं, एक रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। अब रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक प्रोसेस होती है यहाँ की जो लेजिस्लेशंस होते हैं, विधायिका जो होती है वो एक प्रपोजल प्रपोज करती है और उस पर वोटिंग होती है, ठीक है। तो इस पर डायरेक्ट जो वोटिंग होती है मतलब जहाँ लेजिस्लेशन खुद एक किसी भी कानून को अगर जैसे बना दिया, कोई भी एक प्रपोजल को लेकर आए और जनता के सामने कि लो साहब इस पर वोटिंग होगी और जनता उस पर वोटिंग करती है, वो डिसाइड करती है कि इसको पास किया जाएगा या नहीं। ये होता है एक रेफरेंडम। जबकि अगर हम बात करें इनिशिएटिव में क्या होता है कि यहाँ पर खुद एक इनिशिएट मतलब जो पीपल्स होते हैं, उस कंट्री की जो जनता होती है वो एक कदम उठाती है और वो एक खुद अपने एक निर्णय लेती है और लेजिस्लेशन कहती है कि आप इस मुद्दे पर एक बिल बनाओ और पारित करो। मतलब जहाँ जनता के द्वारा उठाया गया जो कदम होता है वो होता है इनिशिएटिव। और यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि रिकॉल का मतलब होता है वापस। जैसे हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे अगर विधायक हैं ऐसे सांसद, यहाँ जो जनता है उसने इनको चुनकर भेजा है। ऐसे ही स्विट्ज़रलैंड जितने भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते, उन्हें लगता है कि हमने इनको चुन के भेजा और जिस उद्देश्य से उनको भेजा है वो उस हिसाब काम नहीं कर रहे हैं, तो ये रिकॉल जो एक इनिशिएटिव होता है उसके माध्यम से उन्हें वापस बुला सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्लेबिसाइड। इसका जो ज़्यादातर यूज़ होता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं उनको सेटल करने के लिए प्लेबिसाइड का यूज़ किया जाता है। जैसे कोई भी अगर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उस पर लोगों की क्या विचार है उसको जानने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस पर वोटिंग होती है और वो डिसाइड करते हैं कि इसको पास किया जाएगा या नहीं। तो ये सभी जो टूल्स हैं वो हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। अगर वहीं बात करें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया और अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो जनता के बिहाफ में पार्लियामेंट में बैठकर उन मुद्दों पर जिन पर उन्हें ज़रूरी होती है उन पर वो कानून बनाते हैं मतलब लॉ जो वगैरह होता है उन पर बनाती है। तो इसमें सभी जो चीज़ होती है, सभी जो निर्णय लिए जाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि जनता ने तो उनको एक बार चुनकर भेज दिया, लो साहब हमने आपको अपॉइंट किया है, अब हमारी तरफ से आप डिसीजन लोगे। तो ये जो होते हैं वो होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को दूसरे नाम से जाना जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो भागों में इसको बांटा गया, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर्स फॉर ऑल इट्स पॉलिसी एंड एक्शंस। हमारे यहाँ क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और रिप्रेजेंटेटिव में भी कैसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो लेजिस्लेचर्स होती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेचर्स के लिए, जो भी उसने पॉलिसीज़ हैं, जो भी एक्शंस हैं, जो भी लिए हैं उनमें वो पूरी तरीके से किसके लिए जवाबदेही होती है? लेजिस्लेचर्स के। यूनिवर्सल एडल्ट, ये कुछ ऐसे मतलब टूल्स हैं या कुछ फीचर्स हैं जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बताते हैं कि हमारे में क्या एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ये ग्राउंड्स जो है वो हमें बताया गया है, एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के कैरेक्टर के बारे में बात बताया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है कि जो व्यक्ति 18 से प्लस क्या है उसके पास राइट है वोटिंग का, और क्या है कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के माध्यम से उनको चुना जाता है, रूल ऑफ लॉ है। ये इंडिया की पॉलिटी के फीचर्स के बारे में बताया गया है। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी
बट ऑल्सो द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब यहीं आता है कि हमारी जो प्रियम्बल में डेमोक्रेसी के बारे में बात की गई है वो ऐसा नहीं है केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कि हमने जनता ने क्या है कि उन सांसदों और विधायकों को चुनने का अधिकार है केवल, नहीं नहीं, हमारे यहाँ सामाजिक और आर्थिक जो है डेमोक्रेसी भी है। दिस डायमेंशन वाज स्ट्रेस्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 25 नवंबर 1949। अब यहाँ देखते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये इतना पार्ट जो है वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। ये कह रहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जब तक जीवित नहीं रह सकती, जब तक उसका कोई सेंस नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी। मतलब जहाँ हमारी सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगी, समाज में एक दूसरे को अगर कोई नहीं जाने पहचानेगा, हमारे यहाँ जो भेदभाव अगर ये खत्म नहीं होगा, सामाजिक अगर लोकतंत्र नहीं होगा, तो ऐसे में राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई भी मतलब नहीं है। अब व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इन तीन चीज़ों के बारे में बताता है कि ऐसा एक सोसाइटी जहाँ लिबर्टी हो, मतलब जहाँ लोगों के पास कुछ अधिकार हो, कि उनके पास लिबर्टी बोलने के अगर अधिकार है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, जो भी वो कहना चाह रहे हैं उसको एक्सप्रेस कर सकें। मूवमेंट, लिबर्टी ऑफ मतलब क्या है, फ्रीडम हो उनके पास कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इक्वालिटी सभी में क्या समानता हो, किसी ऐसा नहीं कि ये एक स्मॉल वर्ग का है कि ये छोटा, जब पहले देखें ना कि SC और ST का देखा जाए तो कि जो 4 वर्ना सिस्टम था कि उसमें क्या है कि हमारी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, नहीं कि अब ये बताया जाता है कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है सभी जो है वो समान है, चाहे वो किसी भी एक रिलीजन का हो, किसी भी एक सोसाइटी का हो, और हमें फ्रेटर्निटी, हमें सब में अपने एक दूसरे में भाईचारा बना के रखना है। ये सोशल डेमोक्रेसी को बताता है। द प्रियम्बल, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट टर्म इन द ट्रिनिटी। अब इन तीनों टर्मों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों जो टर्म है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, और ये तीनों ही मिलकर क्या है कि एक सोशल डेमोक्रेसी को बताती हैं, स्थापित करती हैं। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डाइवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट इन वेरी पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। कि यदि इन तीनों में से किसी एक को भी अगर अलग कर दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एक मेन एम है ना, सोशल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना, हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं। तो इन तीनों टर्म को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम द इक्वालिटी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी and equality will diverge from fraternity. Without equality, liberty would produce a supremacy of few. अभी कहना है कि विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी अगर हम दे दें, लिबर्टी अगर इक्वालिटी सभी में समानता नहीं है, कि मतलब क्या है कि अगर हम देखें कि एक हाई क्लास, हमारी जो सोसाइटी क्या है कि ये भी इसमें भी डिवीज़न हो गया है, एक हाई क्लास और लो क्लास, ऐसे कहते हैं ना कि एक मिडिल है। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में ये 3 वर्ग बन गए। अगर लिबर्टी दे दी जाती है, लिबर्टी है, तो लिबर्टी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हाई वर्ग जो है, हाई क्लास है, उसके पास पावर हो जाएगी, क्योंकि यही जो है वो पावर को कंट्रोल कर लेंगे, और यहीं से क्या है कि टायरनी जो है वो एक तरीके के शासन जो प्रणाली है ना कि वो शुरू हो जाएगी। तो इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। इन दी सेम टेक्स्ट, इसी में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू क्या रखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व इन 1997 दैट the Constitution envisioned to establish an egalitarian social order, rendering to every citizen social, economic and political justice in social and economic democracy of भारत रिपब्लिक। भारत रिपब्लिक में कैसी है, पॉलिटिकल जस्टिस है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है 5th जो है वो क्या है, रिपब्लिक। अब रिपब्लिक को 2 भागों में बांटा गया, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, एक मोनार्की और एक रिपब्लिक। अब मोनार्की क्या है कि मोनार्की वहाँ शासन प्रणाली जहाँ राजा और रानियों के द्वारा जो शासन किया जाता, पहले जो शासन था हमारे इंडिया में भी वो क्या राजा रानियों, तो वो एक मोनार्की था। और एक रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड है स्टेट्स का वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा। तो इन मोनार्की द हेड ऑफ द स्टेट्स यूजुअली किंग और क्वीन, मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, राजा या रानी, एंड एन्जॉय हेरिडेटरी पोजीशन। अब इसमें क्या है कि यहाँ जो हेड होगा स्टेट्स का वो क्या है कि उस राजा के जो अगला उत्तराधिकारी है, राजा का जैसे लड़का या लड़की जो होगी वो भी उस पोजीशन का उत्तराधिकारी होगा। मतलब ये जो पोस्ट जो है वो एक फैमिली को रिजर्व हो जाती है कि इस पोस्ट पर जो है क्या उस पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी वही रिपीट होते रहते हैं। दैट कम्स इन टू द ऑफिस थ्रू द सक्सेशन। जैसे कि एग्जाम्पल जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो रिपब्लिक है वो कैसी मोनार्की है,
कि वहाँ भी अभी भी क्या है कि जो किंग का रूल रहता है, जबकि रिपब्लिक जो है उसमें हेड ऑफ द स्टेट इज़ ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टर्म, दैट इज़ यूएसए, और यहाँ पे हम इंडिया भी कह सकते हैं, कि जहाँ पर क्या है कि या तो सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता है, और दूसरी बात एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए होगा, चाहे वो फिक्स पीरियड कितना हो, 4 साल हो चाहे 5 साल हो, लेकिन एक निश्चित समय के लिए उसको चुना जाता है, और ये क्या है, एक इलेक्टेड पर्सन होगा, तो ये रिपब्लिक होती है। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो हमारी प्रीएम्बल में जिस रिपब्लिक की बात की गई है वो कैसा है कि इलेक्टेड हेड है, और ये इलेक्टेड हेड को क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट हमारे यहाँ जो होता है वो हेड, जो स्टेट्स का हेड होता है, और ये कैसा है कि इलेक्टेड पर्सन होता है। ही इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टर्म 5 ईयर। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्टेड होता है, इसको सीधे तौर पर भारत की जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, बल्कि हमारे जो MLAs MPs ये क्या है, प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और यही जो है वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, चुनते हैं, और ये 5 साल के लिए इसको चुना जाता है। अ रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, वन बेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल एंड नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल। अब क्या है कि रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट्स होता है कि ये जो चुना जाता है वो किसी द्वारा चुना जाता है, MP और MLAs के द्वारा। तो इसमें क्या है कि हमारी जो सोवरेनिटी है ना, पॉलिटिकल सोवरेनिटी है, वो लोगों के हाथ में, ना कि एक इंडिविजुअल के हाथ में, जैसे कि किंग है। अब किंग क्या है, किंग के पास में जब किंग को अपॉइंट किया जाता है तो टोटल जो पावर का कंट्रोल होता है किसी एक पर्सन के हाथ में होता है, राजा के हाथ में, और वो राजा और रानी जो होती हैं वो ही तय करते हैं कि उनकी स्टेट्स के लिए क्या सही होगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि हमारे यहाँ या जो भी जितनी भी जो रिपब्लिक्स हैं उनमें जो पावर का कंट्रोल होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि जो जितने जो ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं किस व्यक्ति को हेड ऑफ द स्टेट्स जो है वो बनाया जाएगा। सेकंड थिंग इज द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेयर ऑल द पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू द एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब जैसे क्या है कि भाई राजा है, राजा का लड़का ही राजा बनेगा, तो ये जो पूरी जो सीट है वो किसी एक पर्सन के लिए क्या है कि रिजर्व हो गई, कि राजा फिर उसका सन, कि कोई बाहरी के लिए मतलब अगर चाहे भी तो वो भी इस पोस्ट पर नहीं आ सकता। लेकिन रिपब्लिक हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो ये जो ऑफिस होती है वो सभी के लिए क्या है कि ओपन है। कोई भी व्यक्ति जो है अगर कुछ क्राइटेरिया है उसको क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, एक मिनिमम एज है, इसको अगर वो क्रॉस कर रखा हो तो वो भी क्या है कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो भी एक लड़ सकता है बिना किसी भेदभाव के। तो ये जो ऑफिस है वो सभी के लिए ओपन है, जो चाहे वो लड़ सकता है इलेक्शन। तो यही एक मेजर डिफरेंस है एक मोनार्की और एक रिपब्लिक में। तो ये जो 5 जो टर्म्स हैं वो हमने इस वीडियो में हमने कवर कर ली। अब जो आगे की टर्म्स हैं जो स्थिति रह जाती हैं, जैसे जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनके बारे में हम जो इनको डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक कि कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, साथ ही साथ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।